अस्सलाम वालेकुम। इन द नेम ऑफ अल्लाह इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट। आज जो हमने ब्लड के अंदर टॉपिक कवर करने हैं वो हैं लीकोसाइट्स। लीकोसाइट की फर्दर टू क्लासेस हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। फिर हम ग्रेनुलोसाइट को डिस्कस करेंगे और उसकी फर्दर क्लासेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लीकोसाइट शुरू करते हैं। लीकोसाइट जिसका सेकंड नेम है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। अगर सबसे पहले हम इसका ब्लड के अंदर कंटेंट देखें तो वो 1% होता है ब्लड के अंदर कंटेंट। और लीकोसाइट के पास न्यूक्लियस भी होता है और उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन लीकोसाइट के कंपैरिजन में अगर हम लोग आरबीसीज को देखते हैं, एरिथ्रोसाइट को देखते हैं, तो उसके पास ना ही न्यूक्लियस होता है ना ही उसके पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी स्पेस प्रेजेंट होता है वहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। लेकिन लीकोसाइट के पास न्यूक्लियस भी होता है और उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लीकोसाइट का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? ये क्या करता है? डिटेक्ट कर लेता है फॉरेन मटेरियल को, एंटीजेनिक मटेरियल को, एबनॉर्मल मटेरियल को डिटेक्ट कर लेता है और उसकी उसके अगेंस्ट हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है। हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को हमारी इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करनी होती है वो लीकोसाइट का बेसिक फंक्शन होता है। अब हम इसकी फर्दर क्लासेस पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास कौन सी है? ग्रेनुलोसाइट। और सेकंड क्लास है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट ग्रेन्यूल्स, जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स। और जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसे बोलेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। ए मीन विदाउट, ग्रेन्यूल मीन ग्रेन्यूल, साइट्स मीन साइटोप्लाज्म। जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसे हम बोलेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट में दो आ जाती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कहीं पर भी मोनोसाइट की बात आए तो हमारे माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि ए ग्रेनुलोसाइट, उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन इन दोनों क्लासेस के दोनों क्लासेस के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं ग्रेनुलोसाइट की क्लासेस को। ग्रेनुलोसाइट में सबसे पहली क्लास जो थी वो हमारे पास थी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का जो कंटेंट होता है वो 40 to 75% होता है कंटेंट। हमें पता है कि अगर नॉर्मल से अबव हो जाए या नॉर्मल से डाउन हो जाए तो डिजीजेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स काज होती हैं, जैसा कि इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो सकता है हमें, ट्रॉमा, मेलिग्नेंसी, काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फर्दर इसकी डिजीज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स का जो कलर का कंटेंट है वो कैसा है। पर्पल कलर होता है न्यूट्रोफिल्स का। 40 to 75% इसका कंटेंट है और इसके कलर क्या है? पर्पल कलर होता है। न्यूट्रोफिल्स स्मॉल, फास्ट, एक्टिव होते हैं। डैमेज टिश्यू, जहाँ पर भी हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं वहाँ से डेड सेल्स को और डेब्रिस को रिमूव कर देते हैं। डेड सेल और डेब्रिस को रिमूव करना डैमेज टिश्यूज़ में किसका फंक्शन होता है? न्यूट्रोफिल्स का। न्यूट्रोफिल्स हमारे इम्यून सिस्टम को हमें प्रोटेक्ट करते हैं, डैमेज एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल इन्वेजन से, कि वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। न्यूट्रोफिल्स स्मॉल भी हैं, फास्ट भी हैं, एक्टिव भी हैं। रिमूव कर देते हैं डैमेज सेल्स को और डेब्रिस को डैमेज टिश्यूज से। और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमें बैक्टीरियल इन्वेजन से। उसके बाद हमारे जो डैमेज सेल्स होते हैं, जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ से एक केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल को बोलते हैं कीमोटेक्सिस। डैमेज सेल से केमिकल रिलीज होता है जिसे बोलते हैं कीमोटेक्सिस। न्यूट्रोफिल्स, जैसा कि हमें पहले ही पता है कि न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलोसाइट है। ग्रेनुलोसाइट को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। और न्यूट्रोफिल्स एक ग्रेन्युलोसाइट है जिसके ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होता है? लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं। और लाइजोसोम के बारे में पता है कि लाइजोसोम क्या है? एक हाइड्रोलिटिक इंजाइम होते हैं लाइजोसोम के पास। हाइड्रोलिटिक इंजाइम का क्या फंक्शन होता है कि वो इनगल्फ कर लेते हैं मटीरियल को, डाइजेस्ट कर लेते हैं मटीरियल को। न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलोसाइट है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ग्रेन्यूल्स के पास लाइजोसोम होते हैं। लाइजोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट कर देते हैं इनगल्फ मटेरियल को। न्यूट्रोफिल्स के बारे में पता है हमें कि न्यूट्रोफिल्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिकली कॉम्प्लेक्स मतलब उसकी जो खसूसियात हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और न्यूक्लियस के 6 लोब्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। न्यूट्रोफिल्स के पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के 6 लोब्स हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिकली कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस होता है। न्यूट्रोफिल्स काफ़ी ज़्यादा मोबाइल होते हैं, इतने ज़्यादा फास्ट हैं, स्मॉल हैं, एक्टिव हैं, मोबाइल हैं। और ये कैपिलरी वाल, जो हमारा इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ की जो कैपिलरी वाल है इजीली स्क्वीज आउट हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कैपिलरी वॉल है। कैपिलरी वॉल से ये न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल इस कैपिलरी वॉल से स्क्वीज आउट हो रहा है बाई किस प्रोसेस से? डायपिडेसिस। डायपिडेसिस किसे बोलते हैं? डायपिडेसिस मतलब दो पाँव, एक ये पाँव एक ये पाँव। मतलब कि ये कैपिलरी वॉल से स्क्वीज आउट हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा मोबाइल होता है। न्यूट्रोफिल के लाइफ स्पैन की बात करें तो ये अप टू 5 डेज होता है। लेकिन अगर ये एक दफ़ा एक्टिव हो जाए, मतलब एक दफ़ा ये टारगेट मटेरियल के लिए एक्टिव हो जाए, तो इसका लाइफ स्पैन 1 घंटे से भी कम हो जाता है।
जो इन्फेक्टेड एरिया होती हैं जहाँ वहाँ पर इन्फेक्शन बनता है, जब वहाँ पर पस फॉर्मेशन होती है तो पस में कौन कौन से सेल होते हैं, डेड टिश्यू सेल्स हो जाती हैं, डेड एंड लाइव माइक्रोब्स, फेगोसाइट्स किल्ड बाय माइक्रोब्स। ये तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारी पस फॉर्मेशन के अंदर। अब हमारी सेकंड क्लास थी ग्रेनुलोसाइट को हम डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हमारी सेकंड क्लास जो थी वो एसिनोफिल्स थी। सबसे पहले हम इसके कलर को देखते हैं तो रेड एसिडिक डाईओइसन होता है इसका कलर। इसका जो बेसिक फंक्शन है वो फेगोसाइटोसिस होता है, लेकिन ये न्यूट्रोफिल से लेस एक्टिव होते हैं, लेस एक्टिव देन न्यूट्रोफिल। लेकिन इनका स्पेशलाइज रोल क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो बेसिक फंक्शन या हम कह सकते हैं कि फेगोसाइटोसिस से भी अच्छा फंक्शन ये क्या परफॉर्म करते हैं, ये एलिमिनेशन करवाते हैं पैरासाइट की। कौन से पैरासाइट, जैसा कि वॉर्म हो गया, सच एज वॉर्म, इसकी एलिमिनेशन करवाते हैं वो। अब ये बड़े पैरासाइट हैं, ये फेगोसाइट्स होना इनके लिए मुश्किल होता है, इनको ये फेगोसाइटिस के प्रोसेस से ये डाइजेस्ट नहीं हो सकते, ये इनगल्फ नहीं हो सकते, तो इसकी वजह से एसिनोफिल्स क्या कर लेते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये इसका स्पेशलाइज रोल है। एसिनोफिल के पास एक टॉक्सिक केमिकल होता है जो उसके ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर होता है, टॉक्सिक केमिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने एसिनोफिल्स की डी ग्रेनुलेशन करवानी है, एसिनोफिल्स की डी ग्रेनुलेशन करवानी है, तो सबसे पहले क्या होगा, एसिनोफिल्स एक इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के साथ बाइंड हो जाएगा और उसके ग्रेन्यूल्स के अंदर जो टॉक्सिक केमिकल स्टोर है वो रिलीज हो जाएगा और हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिनोफिल डी ग्रेनुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिनोफिल के पास टॉक्सिक केमिकल था जो उसके ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर था, अब उसने डी ग्रेनुलेट होना है तो एसिनोफिल एक इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के साथ बाइंड होगा, जैसे ही बाइंड होगा वो डी ग्रेनुलेट हो जाएगा, उसका जो केमिकल है ग्रेन्यूल से रिलीज हो जाएगा। अब ग्रेनुलोसाइट की जो हमने थर्ड क्लास पढ़नी थी वो बेसोफिल थी। बेसोफिल का अगर हम लोग कलर कंटेंट की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो एल्कलाइन मिथाइल ब्लू होता है। अल्कलाइन मिथाइलिन ब्लू होता है। बेसोफिल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियरली एसोसिएटेड होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के साथ। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स होती हैं जो पैक्ड होते हैं, साइटोप्लाज्म के पास ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स पैक्ड होते हैं हेपरिन और हिस्टामीन। हेपरिन क्या है, हेपरिन एक एंटी कोएगुलेंट है। एंटी कोएगुलेंट जैसा कि हमें पहले से पता है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर कोई क्लॉट बनना, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होने से बचाने के लिए हम कोई भी एंटी कोएगुलेंट डालते हैं जब भी ताकि उसके अंदर कोई भी क्लॉटिंग ना हो, कोई भी क्लॉट ना बने। तो हेपरिन का ये बेसिक फंक्शन होता है, ये एंटी कोएगुलेंट होता है। और हिस्टामीन क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, ये सब्सटेंसेस की इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर देता है, ये प्रमोट करता है। और बेसोफिल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके ग्रेन्यूल्स में पैक्ड होते हैं हेपरिन और हिस्टामीन। हेपरिन का फंक्शन है एंटी कोएगुलेंट और हिस्टामीन का फंक्शन है इन्फ्लेमेटरी एजेंट। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई स्टिमुलस आया, क्या करनी है हम लोगों ने, बेसिकली हमने डी ग्रेनुलेशन करनी है। तो हमारे पास एक स्टिमुलस आया एलर्जन। एलर्जन क्या होता है, एलर्जन होता है एक एंटीजन है जो एलर्जी काज करता है। एलर्जन क्या है, एक एंटीजन है जो क्या काज करता है, एलर्जी को काज करता है। एलर्जन कहाँ पर बाइंड हो जाएगा, एंटीबॉडी टाइप रिसेप्टर। मतलब कि एक स्टिमुलस आया, उसने रिसेप्टर के साथ अटैच होना है। स्टिमुलस कहाँ पर जाते हैं, कोई भी स्टिमुलस हमें आया है, आउटसाइड से आया, इनसाइड से आया, तो वो सबसे पहले रिसेप्टर के पास जाते हैं। रिसेप्टर ने उसे डिटेक्ट किया है। रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट थे, बेसोफिल की मेम्ब्रेन के ऊपर। स्टिमुलस एलर्जन था जो बाइंड हो गया एंटीबॉडी टाइप रिसेप्टर के साथ और रिसेप्टर प्रेजेंट थे बेसोफिल मेम्ब्रेन के साथ। जैसे ही बाइंड हुआ बेसोफिल इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज हो गए। अब हम सेकंड बात पढ़ने जा रहे हैं कि मास्ट सेल क्या होते हैं। मास्ट सेल जो चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू रॉस एंड विल्सन की बुक में था, मास्ट सेल सिमिलर होते हैं बेसोफिल के साथ। मास्ट सेल अगर हम लोगों ने एलर्जिक रिएक्शन काज करवाना है तो कैसे होते हैं, मास्ट सेल बाइंड हो जाते हैं एलर्जन के साथ और विद इन सेकेंड्स के अंदर डीग्रेनुलेशन हो जाती है। जैसे ही एलर्जन के साथ बाइंड हो जाएंगे फ़ौरन से पहले विद इन सेकंड्स के अंदर डीग्रेनुलेट हो जाएंगे। जैसे ही डीग्रेनुलेट होंगे तो हमारे एलर्जिक रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जा सकता है कि कैसे एलर्जिक रिएक्शन काज होते हैं, कैसे एलर्जिक रिएक्शन हमें होते हैं। तो क्या होगा कि मास्ट सेल बाइंड हो जाते हैं किसी भी एलर्जन के साथ। एलर्जन जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो वो डीग्रेनुलेट हो जाता है विद इन सेकंड्स के अंदर। थैंक यू।